हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी का पीवाईक्यू लेके आई हूँ और इसे हम पूर्ण पेडागोजी और पूर्ण व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन आप पूर्ण धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि आप 30 में से 30 नंबर अवश्य लाना चाहते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप एक भाषा को भी अच्छे से प्रैक्टिस लगा लेते हो तो दूसरी भाषा भी आपकी उसी से क्लियर हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि गद्यांश और काव्यांश से प्रश्न किस तरीके से छांटे जाते हैं और शिक्षण विधियाँ आपकी सेम ही होती हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। और ये पीवाईक्यू आपको, ठीक है, ये 2018 से हमने शुरू किए हैं और 2024 तक आपको सारे पीवाईक्यू दिए जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ही। तो चलो शुरुआत करते हैं और आप अपनी सेकंड भाषा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपकी सेकंड भाषा क्या है। तो आपकी सेकंड भाषा पर भी हम जल्द से जल्द पीवाईक्यू देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। अब स्तर है आपका प्राथमिक स्तर है, और प्राथमिक स्तर पर आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए बच्चों में लिखने का, ठीक है। लिखने के कौशल को किस सीमा तक आप विकसित करना चाहेंगे। सिर्फ सुंदर अक्षरों में लिख सकें ये उद्देश्य नहीं हो सकता है, ये कौशल नहीं हो सकता है, ठीक है। छोटी कहानी लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें, ठीक है। सुंदर लेखन तो बच्चे स्वयं से भी सीख जाता है, छोटी छोटी कहानियाँ भी हैं मानक वर्तनी में। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक अभ्यास का कार्य होती हैं, लेकिन अगर बच्चा एक अच्छी भाषा में उसकी पकड़ है, ठीक है, भाषा पर अगर उसकी पकड़ है तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। जब तक वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखना नहीं सीख पाएगा तब तक भाषा अपूर्ण मानी जाती है। और भाषा सबसे ज़्यादा, ठीक है, कब सीखी जाती है तो आपकी बाल्यावस्था में ही सीखी जाती है। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कही या लिखी गई बात को शब्द से कहें और लिख सकें। अब देखो, सबसे पहला है आपका अपना शब्द भंडार विकसित आपको बच्चे को नहीं कराना है, ठीक है। व्याकरण के नियमों को तो आपको किसी भी सूरत में याद नहीं कराना है, ये आपके सभी निगेटिव पॉइंट हैं। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो शब्द से, ठीक है, आपको बच्चे से बिल्कुल शब्द से रिपीट नहीं करवाना है कोई भी चीज़। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। सर्वाधिक बल की बात की गई है। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। अब इतने छोटे बच्चों को आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ नहीं रटानी है, इस पर सर्वाधिक बल नहीं देना है, क्योंकि ये आपका ग्रामर से संबंधित है। और वाक्य रचनाएं भी आपको नहीं सिखाना है। मानक वर्तनी का भी प्रयोग करना आपको बच्चे पर आप बल नहीं दे सकते, यानी सर्वाधिक बल नहीं देंगे आप। ये तीनों पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके किस पर आते हैं, ये सभी आपके व्याकरण से आते हैं। तो सबसे राइट आंसर आपका क्या होगा, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगी। यानी आपको सबसे अधिक महत्व की बात पूछी गई है, कहानी, नाटक, डायरी या निबंध। अब देखो, इतने छोटे बच्चे प्राइमरी लेवल के होते हैं आपके, और कक्षा कौन सी है आपकी, पहली कक्षा है। पहली कक्षा में बहुत छोटे बच्चे होते हैं, डायरी नहीं लिख सकते हैं, निबंध लिखने में भी कठिनाई होगी, नाटक भी नहीं लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ लिखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पाठ्य पुस्तक में किस विधा को महत्व देने की बात हो रही है। तो ये डायरी, निबंध, नाटक, ये बच्चों के थोड़ा मतलब परे होता है। आपकी कक्षा कौन सी है, पहली कक्षा है। पहली कक्षा के यानी बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस उम्र में बच्चे कहानी सुनना पसंद करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो।
अक्षर, शब्द, वाक्य, अर्थ। यानी पढ़ने का प्रारंभ किससे शुरू होना चाहिए? अक्षर से, शब्द से, वाक्य से या अर्थ के साथ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, अर्थ के साथ। यानी पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? आपसे नहीं पूछा है। यह एक सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, क्योंकि भाषा अर्जित करना क्या है, एक सहज प्रक्रिया है, अपने आप से हो जाती है। अगर बच्चे को सिर्फ आप परिवेश प्रदान कर दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी परिवेश में इंग्लिश बोली जाती है तो वहाँ के बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, कहीं मराठी बोली जाती है मराठी सीखते हैं, हिंदी भाषा के परिवेश के बच्चे हिंदी सीखते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, तो यही आपका गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी बच्चे जब लिखना सीखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, ये आपको देखनी है। अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्थ की अभिव्यक्ति। यानी बच्चा कोई भी चीज़ लिख रहा है तो वो अपनी जो अर्थ की जो उसकी अभिव्यक्ति है, ठीक है, उसका अर्थ सही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा लिख कुछ रहा है और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, उसको ये सारी चीज़ें अवश्य पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका नंबर 4। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। और आपके वाइगोस्की से प्रश्न आपके सीडीपी में भी पूछे जाते हैं। वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, ये तीनों मनोवैज्ञानिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और इन पर वीडियो भी दी जा चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देखा करिएगा। और बहुत सारी प्ले लिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी हैं, अलग अलग, पीवाईक्यू की अलग, पेडागोजी की अलग, हिंदी, यानी सारी प्ले लिस्ट आपको अलग अलग मिलेंगी, वहाँ जाके आप वीडियो अवश्य देखा करें। तो वाइगोस्की ने भाषा विकास के परिप्रेक्ष्य का प्रस्तुत किया, कौन सा किया है? व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2। जहाँ भी बात सामाजिक और सांस्कृतिक की आ जाए वो वहाँ आपके कौन होते हैं? वहाँ आपके वाइगोस्की होते हैं, और ये बात मैंने आपको कई बार बताई भी है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। अब घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? आपको प्रश्न भी बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं सीटेट में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओगे, ठीक है, उतनी ही आपकी पेडागोजी पर पकड़ बनेगी, शिक्षण विधियों पर पकड़ बनेगी, और आप प्रश्नों को फास्ट करना सीखोगे, क्योंकि सीटेट में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत से बच्चे पेपर पूरा आता हुए भी छोड़ आते हैं और फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अवश्य लगाएं, प्लस NCERT अवश्य पढ़ें। तो चलो प्रश्न देखते हैं हम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। यानी बच्चे जब अपनी पसंद का कोई गीत सुनाएंगे तो इससे क्या है, उसकी घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? आपको भाषा का आकलन करना है बच्चे का। झूरी के कितने बैल थे? अब झूरी के कितने बैल थे, तो इसमें भाषा का आकलन क्या होगा? बच्चे सिर्फ एक छोटा सा आंसर देंगे, 2। झूरी के बैलों के नाम तो हीरा मोती, ये भी बता देंगे। गया कैसा व्यक्ति था, तो इस ये भी बता देंगे, ठीक है। हीरा समझदार था या मोती, और क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये इस तरीके से आप बच्चों को जब आप सारी प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ उनकी भाषा का आकलन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। व्याकरण की बात जहाँ भी आ जाए ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये आपका नहीं होगा। बच्चों के शब्द भंडार का आकलन भी आपको नहीं करना है। प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, तो यही आपका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे एक प्रभावी भाषा प्रयोग कर सकें।
भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन नहीं करना है। त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा होती हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको उनमें सुधार करना है। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? और पुनरावृत्ति वाला प्रश्न आपका हर साल लगभग रिपीट ही होता है, ठीक है। सिर्फ इसका प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है। उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3। यानी जब भी बच्चे पुनरावृत्ति के साथ पढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ अर्थ की खोज होती है या फिर वो समझ के साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी आपको सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, भाषा की पाठ्य पुस्तक। ऐसा नहीं है कि भाषा की प्रक्रिया पे पाठ्य पुस्तकों का कोई अर्थ नहीं है, पाठ्य पुस्तकों का भी अर्थ है, लेकिन यहाँ आपको प्रश्न के साथ जाना है। प्रश्न में आपसे पूछा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण आपकी पाठ्य पुस्तकें ही होती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? जटिलताओं या साहित्यिक विषमताओं या सराहना, विविधता, सराहना, सराहना या फिर विविधता। तो आपको यानी एक शिक्षक होने के लिए और भारतीय भाषाओं की आप क्या कर सकते हो? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें। हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। अगला प्रश्न देखेंगे हम, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? आपने कोई बच्चे हैं और बच्चे आपकी कौन से हैं? पहली कक्षा के हैं, ठीक है। और आपने कोई कविता उनसे बुलवाई है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द से सुनाएं। शब्द से आपको कभी भी कोई भी चीज़ नहीं सुनानी है, ना ही बच्चों से सुनवानी है, ठीक है। और बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। आप प्रश्न पूछ सकते हो और बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो यही सबसे ज़्यादा आपका राइट आंसर है कि आप बच्चों से अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाने के लिए कहेंगे। अब आपका है गद्यांश, और आपके गद्यांश पद्यांश से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका आपका मतलब भाषा के सेक्शन में ग्रामर से कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपके कभी कभी ये गद्यांश और पद्यांश में ही आपके कारक और प्रत्यय उपसर्ग ये सब पूछ लिए जाते हैं, और ये सभी आपको आते हैं। नहीं आते हैं तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आपको दी जा चुकी है। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि ये दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। अब देखो, आप जब भी ये गद्यांश और पद्यांश पढ़ा करें तो पूर्ण व्याख्या के साथ इन्हें पढ़ें, और जहाँ भी जो भी लाइन आपको इम्पोर्टेंट लगती है, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, आप उस पर अंडरलाइन करते हुए इसको पढ़ें। इसको आपको 2 बार 3 बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना आपके पास समय नहीं होता है। आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा, फिर आप स्वयं ही इनसे प्रश्न छांटना सीख जाएंगे। जैसे हम इसको दोबारा से मैं आपको दिखा दूँ कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है, उनके लिए दुनिया और बेस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि ये दुनिया इतनी बेकार है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण लाइन लग रही है, तो इस पर हमने अंडरलाइन कर लिया है। यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है, यानी बच्चे ये नहीं सोचते कि यह करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है, ठीक है, कितना दूर भागा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यू लिटिल स्कूल के
शिक्षक कैसे हैं? खुले और सच्चे हैं। ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से ये स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते। ठीक है, कितने प्रतिशत? 90% अमेरिकी। यानी जो भी विवादास्पद विषय होते हैं उन विषयों पर स्कूल में बात नहीं करते तथा बच्चों को इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते, बच्चों से कोई भी बात नहीं करने देते हैं। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं करते और जब करते भी हैं तब वे चाहते हैं कि वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। यानी उनको प्रशिक्षण में भी ये सिखाया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर ये भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। यानी शिक्षकों की जो अपनी ज़िंदगी होती है और बच्चों से उस बारे में कोई भी बात नहीं करें। प्रशिक्षण में उन्हें यही सिखाया जाता है। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा है, क्योंकि इसी से वे महसूस करते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। ठीक है, यानी बच्चे सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में जिज्ञासा रखते हैं जिस पर टीचर उनसे खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ है बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले, खुले तौर पर काम करने वाले। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, बिना दुराव छिपाव के बात करना। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं, वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। और देखो मैं आपको दिखा दूं, अभी हमने क्या किया था, अंडरलाइन भी की थी। ये सारी चीज़ें देखो मैं बार बार आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आपके सामने वहाँ पेपर होगा। ठीक है, ऑफलाइन ही आपका पेपर है। तो प्रश्न है आपका कि मैं तो प्रश्न ही भूल, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम आते हैं अमेरिकी शिक्षकों के बारे में। और ये देखो, अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूलों में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, हमने अंडरलाइन की थी तो हमें तुरंत ये प्रश्न मिल गया। इस तरीके से आप अंडरलाइन अवश्य किया करें। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को प्रशिक्षण में ये सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कि वे स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं, वे स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, वे स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वे ये स्वीकार न करें कि वे एक शिक्षक हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है आपका नंबर 3, यानी वे ये स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, ये उन्हें किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना है, ये उन्हें प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, शिक्षकों की उलझन में। तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, शिक्षकों के निजी जीवन में। अगला प्रश्न देखेंगे, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे नहीं पूछा है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका नंबर 2, यानी पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से तात्पर्य है। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, बच्चों को दुनिया से प्रेम है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 2, यानी बच्चों को दुनिया से प्रेम है। अगला प्रश्न है, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा, आपके सिर्फ इसी तरीके से
प्रत्यय और उपसर्ग पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा विचार में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो आपका बनेगा वैचारिक। तो आपका नंबर 1 क्या बनेगा? वैचारिक। नहीं, ये आपका गलत हो गया। आपसे विचार पूछा है, ठीक है। तो एक प्रत्यय लगाने से आपका वे नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ बनेगा विचार प्लस एक, तो विचारिक ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। ईमानदारी शब्द है, ईमानदारी शब्द आपका कैसा है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक संज्ञा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, समूह की भी बात नहीं हो रही है, जाति की भी बात नहीं हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये भी आपका गद्यांश ही है। हैवल घाटी के गांववासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीशा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा बंधन भी किया, यानी महिलाओं ने क्या किया? उनका रक्षा बंधन भी किया। और हैवल घाटी, ठीक है, गांववासी कहाँ है? हैवल घाटी चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाली। वृक्ष आपके कौन से हैं? चीड़ के वृक्ष हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को अंडरलाइन अवश्य करें। आरंभ से ही लगा वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना कठिन हो जाता है। 5 से 10 किलोमीटर, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा चलना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से ये स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। अनुचित तरीकों पर रोक लगी, चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांववासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी, तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों ने से हैवल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यह बाढ़ भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अदवानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। अब प्रश्न देखेंगे हम। हैवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? अभी देखो हमने अंडरलाइन भी किया था, अंडरलाइन से आपको मैं एक बार में ही दिखा दूं। और इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चीड़ के पेड़, ठीक है, कौन से हैं? चीड़ के वृक्ष हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? यह उस घाटी की रस्म थी, पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4 पेड़ों को बचाने के लिए। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? केवल उन्हें ही वन से प्रेम था, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता, उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती, उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता। अगला प्रश्न है, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा?
बहुत ऊंचे अधिकारियों से अधिक घास चारा लाने से, बहुत अधिक लीसा निकालने से, कुछ ठेकेदारों से। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, बहुत अधिक लीसा निकालने से। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? बाढ़ और लकड़ी का, भूस्खलन और बाढ़ का, भूस्खलन और लकड़ी का, लकड़ी और चारे का। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, भूस्खलन और बाढ़ का। रोजी रोटी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द युग्म। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में अवश्य देना है, ठीक है, कि रोजी रोटी शब्द क्या है, आपकी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या शब्द युग्म है। और अगली वीडियो में मैं आपका इस प्रश्न का आंसर अवश्य बताऊंगी। तो इसका आंसर आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी वाक्य में निपात है। कुछ ठेकेदारों ने तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो, यानी जिस बात पर बहुत अधिक जोर दे करके कही जाती है, जैसे केवल, ही, भी, राम भी, ठीक है, उसने ही तो, इस या फिर तो कुछ ठेकेदारों ने तो जिस यानी एक वाक्य पर कुछ ज़्यादा बल दिया जाता है वो हमारे निपात कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? नंबर 3। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।